हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है एलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है सेट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो एक न्यू तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझा सके। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। ओके, तो सबसे पहला अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप देखोगे यहाँ पे टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हम लोग 1 by 1 इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। एंड कुछ एग्जांपल्स होमवर्क भी दूंगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो नंबर 1 एग्जांपल की अगर बात करें, यहाँ पे सेट दिए हुए हैं बहुत सारे, उसको मैं लिखूंगा सबसे पहले। और इसके पहले अगर आपने इसके 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो, आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले हम लोग को कुछ सेट दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ए सेट दिया है हम लोग को, तो ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए बी सी डी एंड ई। ये आपका क्या दिया है, ए का सेट दिया है। वैसे ही आपको बी के भी सेट दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, बी का जो सेट दिया है वो है सी डी ई एफ। ठीक है ना, सी डी ई एफ। ठीक है, फिर आपको सी का एक सेट दिया है, और इसको अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा और आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है ना, तो फिर सी सेट की बात करूं, वो है बी कॉमा डी। ठीक है ना, सी की अगर मैं बात करूं तो सी जो है वो है दोस्तों बी कॉमा डी। एंड लास्ट वन डी की अगर मैं बात करूं, जो डी जो नाम का सेट है, इसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है सेट का, वो दिया है दोस्तों ए कॉमा ई। क्या दिया है, ए कॉमा ई। ये टोटल 4 सेट आपको दिए हैं। क्वेश्चंस आपको ये पूछा है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब इसमें से नहीं बताना है, ये आपका एक तरीके से गिवन क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे हुए, क्वेश्चंस को अभी मैं यहां पे डिस्प्ले करूंगा, और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट ट्रू है, कौन सा सेट फॉल्स है, कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये हम लोग यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 4 जो मेन चीज है वो मैंने लिख दिया। अब मैं यहां पे क्वेश्चंस लिखूंगा सबसे पहले। ठीक है, यहां पे मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। दैट इज नंबर 1, यहां पे जो पूछा है वो है दोस्तों सी इज द सबसेट ऑफ बी। इसको क्या बोलते हैं, ये वाले सिंबल को सबसेट बोलते हैं। आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, ऐसा कुछ रहेगा, एक ऐसा पतला सा सी रहेगा, उसके आगे ऐसा एक लाइन रहेगा, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट का मतलब मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि कोई भी एक सेट का वैल्यू अगर दूसरे सेट के वैल्यू में ऑलरेडी आता है तो उसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके लिए तो बोल रहा हूं कि लेक्चर नंबर 1 2 3 जाके पहले देख लेना, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है ना, पहले मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे हैं मैं लिख देता हूं। तो पहला है सी इज द सबसेट ऑफ बी, दूसरा है ए इज द सबसेट ऑफ डी, तीसरा है यहां पे पूछा हुआ डी इज द सबसेट ऑफ बी, डी इज द सबसेट ऑफ बी। फोर्थ वन, चौथा यहां पे पूछा हुआ है, दैट इज डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ ए। पांचवा जो पूछा है यहां पे, जो कि है बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एंड एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि है सी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, सी इज द सबसेट ऑफ ए। अब इसमें से मुझे बताना है, देखो ये आपका मेन क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो ट्रू है और फॉल्स है, आपको बताना है। बहुत सिंपल है। तो चलो कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले समझने की कोशिश करो सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे आप देखोगे कि ए का वैल्यू है ABCDE, बी का है इतना, सी का इतना है, डी का इतना है। अब आप ये देखो, सी इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो सी का वैल्यू रहेगा वो ऑलरेडी बी के अंदर आना चाहिए। तो चेक करते हैं सी का वैल्यू क्या है, सी का आना चाहिए ना बी के अंदर, तो सी का वैल्यू है बी और डी। सी का जो वैल्यू है वो है बी कॉमा डी, बी और डी। तो ये बी और डी जो है वो क्या इस बी के अंदर आते हैं क्या, देखो तो बी के अंदर जो है वो आता है सी डी ई एफ, यानी कि डी तो आ रहा है लेकिन ये बी जो है इस बी के अंदर नहीं है। यानी ये जो बी है, ये जो बी है वो इस बी के अंदर, इस बी के वैल्यू के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको क्रिटिकल एग्जामिन के तौर पे समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका यहां पे बोला है कि सी इज द सबसेट ऑफ बी, तो सी कौन है यहां पे, ये सी है, मेन कौन है, ये सी है ना यहां पे। तो सी मेरा बी के अंदर होना चाहिए, तो सी का वैल्यू बी और डी है, लेकिन बी और डी इसके अंदर है क्या, बी के वैल्यू के अंदर बी और डी है क्या, नहीं है, डी है लेकिन बी नहीं है, दोनों होना चाहिए। एक नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। सेकंड बात करूं, ए इज सबसेट ऑफ डी, ए जो है वो सबसेट ऑफ डी है, यानी ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू ये रहा, ए के ये जो वैल्यू है वो डी के अंदर होने चाहिए। तो ए का जो वैल्यू है वो डी के अंदर है क्या, आप देखो ABCDE, तो ये ABCDE इसके अंदर होना चाहिए, तो इसके अंदर तो सिर्फ ए और ई है,
पूरा होना चाहिए ना, यानी ए बी सी डी ई जो ए के पास है वो पूरा का पूरा डी के पास भी होना चाहिए। ये डी है, ठीक है ना, ये डी है, इसके पास होना चाहिए, लेकिन है क्या ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है, बस आपको देख के और आंसर करना है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ आपको सोचना है और बहुत ज्यादा सॉल्व करना है, बस आपको देखना है और उसका आंसर आपको कर देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि डी इज द सबसेट ऑफ बी, यानी डी का जो वैल्यू है वो बी के अंदर आना चाहिए, तो डी ए ही है, ठीक है, और बी के अंदर ई है लेकिन ए नहीं है, यानी कि ये जो डी है वो बी के अंदर नहीं आता है, तो डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो यानी कि ये भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि डी का जो वैल्यू है वो ए के अंदर आना चाहिए, तो ए और ई जो है वो ए के अंदर है, क्या ए है और ई है, यानी ए इसके अंदर आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि डी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि डी के जो वैल्यू है वो ए के अंदर आते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो बी जो है वो ए का सबसेट है क्या, देखो बी किधर है, देखो सी डी ई एफ, ये सबसेट ऑफ ए है क्या, अब देखो ए बी सी डी ई, यानी कि जो बी के वैल्यू है सी डी ई एफ वो इसके अंदर आ रहे हैं क्या, सी डी ई एफ, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन एफ नहीं है ना, इसके अंदर जो एफ है वो इसके अंदर भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन रॉन्ग है, ये आपका आ जाएगा फॉल्स। कितना सिंपल है, ठीक है। लास्ट वन चेक कर लेते हैं, सी इज द सबसेट ऑफ ए, तो सी जो है बी डी है, अब बी डी ए के अंदर आ रहा है क्या, देखो बी है डी है, यानी कि सी ए के अंदर आ रहा है, तो इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू, यानी कि सी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। कितना सिंपल एग्जांपल था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको पूछा था, यार इतना इजी तो मतलब होता ही नहीं है यार, मतलब इतना सिंपल एग्जांपल है। क्लियर है, तो ये जो चैप्टर है आपका सेट, ये इसी प्रकार बहुत ज्यादा सिंपल है और इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछेंगे, एग्जाम में भी आप देखोगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, आप लोग क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, यानी कि आपका अगर राइट आउट करना है आपको तो वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर से। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है आपको कि आपको यूनिवर्सल सेट का एक वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपको बोला है कि यू का जो वैल्यू है आप ले लो 1 से लेके 20। आपको पता है यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, तो आपको बोल दिया है कि यूनिवर्सल सेट का आपको वैल्यू ले लेना है 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो मैं ले लूंगा 1 से लेके 20, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते कहां तक ले लूंगा मैं, 20 तक ले लूंगा, यानी मेरा यू का वैल्यू मिल गया मुझे, जो कि बोला है दिया हुआ है 1 से लेके 20, हमने लिख लिया, ठीक है। साथ ही में यहां पे दो और चीज दिया हुआ है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का कंडीशंस दिए हुए हैं यहां पे, तो उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स की बात करूं यहां पे, तो एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, अगर आप देखोगे तो बोला है यहां पे एक्स जो है वो एक ऐसा है, एक्स बिलोंग्स टू, यहां पे बोल के रखा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो कंडीशन दिया हुआ है वो ये है कि 7 लेस देन एक्स लेस देन 15, यानी कि आपका जो एक्स रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा एक्स का, वो जो नंबर रहेगा एक्स का वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो बहुत सारे नंबर आएंगे, तो इसका वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम लोग एक्स का, ये सब चीज आपको बताया था ना मैंने कैसे सॉल्व करते हैं, आपको इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, एक्स का, वाई का, पी का, एस का, जो भी है दिया रहता है, और आपको उसको समझ के उसको नंबरिंग फॉर्म में लिखना होता है। तो एक्स क्या बोला है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो 7 से बड़ा है और एक्स जो है 15 से छोटा है। कौन सा नंबर हो सकता है, 7 से बड़ा, यानी कि 8 से चालू हो जाएगा, 7 से बड़ा नंबर क्या होता है, 8 होता है, तो 8 के बाद आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिख सकता हो क्या, क्यों 15 नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि 15 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 14 जो रहेगा मेरा लास्ट रहेगा, तो यहां पे खत्म करना है, यानी कि एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया, ये एक्स का वैल्यू मुझे ये मिल गया, समझ में आ रहा है। वैसे ही यहां पे क्या बोला है, वाई का भी दिया हुआ है यहां पे, तो वाई का भी एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक्स का दिया हुआ था आपका, और एक y का कंडीशन आपको दिया हुआ है। y का कंडीशन इस प्रकार है कि y सच दैट, y जो है वो इस प्रकार आपको दिया हुआ है कि y का जो वैल्यू है दोस्तों वो दिया है कि y एक नेचुरल नंबर है, यहां पे बोल के रखा है कि y एक नेचुरल नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर फ्रॉम 1 से लेके 20। अरे वाह, क्या बोला है कि y जो है एक प्राइम नंबर है, y इज प्राइम नंबर, y क्या है, एक प्राइम नंबर है फ्रॉम 1 to 20, यानी 1 से 20 तक का प्राइम नंबर है। तो चलो इसको निकाल लेंगे हम लोग कि y जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और y एक प्राइम नंबर होना चाहिए 1 से लेके 20। तो 1 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो सब आ जाएंगे y के अंदर, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे मुझे बताओ, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2, उसके बाद 3 होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर। सबसे पहली बात बता दो आपको कि प्राइम नंबर होता क्या है, कि जो खुद के टेबल में आ सकता है और
1 के टेबल में, तो 1 तो हम लोग कंसिडर करते नहीं है वैसे भी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आने वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, वैसे ही 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में जाएंगे और किसी के टेबल में नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल फंडा है इसका। ये हो गया आपका y। अब आपको करना क्या है, इसमें एक चीज और बोला है क्वेश्चन में, आप देखोगे अगर कि आपको वेन डायग्राम निकालना है। तो सबको पता है वेन डायग्राम क्या होता है, यानी कि एक डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे, तो दो चीज है हमारे पास, एक तो x का वैल्यू है, एक है y का वैल्यू, ठीक है ना। x और y के हम लोग को सेट पता है ना, x का सेट ये रहा, y का सेट ये रहा। अब हम इसका क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्पेस को क्लियर करूंगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेस को क्लियर कर लेता हूं, ठीक है ना। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए ना, और u का वैल्यू चाहिए। तो बाकी चीज मैं मिटा देता हूं। देखो इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ये कर सकते हो। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि बाकी चीज जो है वो स्पेस में यूटिलाइज करने वाला हूं, ठीक है ना। ये वाला पार्ट में रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं इसको वापस से लिख देता हूं यहाँ पे। x का वैल्यू क्या है हमारे पास, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। इसको मिटा दो, x का वैल्यू लिख लिया। अब ये y का वैल्यू भी ऊपर थोड़ा ले लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि मेरा नीचे का स्पेस पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। y क्या है यहाँ पे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हो गया हमारा y का वैल्यू, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूं अभी, हो गया। अब x u हमारे पास है, x हमारे पास है एंड y हमारे पास है, ठीक है। अब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, बहुत सिंपल है वेन डायग्राम बना। तो दो चीज है, x है और y है, यानी दो वेन डायग्राम बनेंगे आपके। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूं x के लिए, और एक यहां पे बॉक्स बना देता हूं y के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी लॉजिक एंड कुछ भी ऐसा है नहीं, आपको बस देखना है और बनाना है। वेन डायग्राम आपको पता है कि क्या होता है, कि एक बॉक्स होता है जिसमें वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपको पता है, यूनिवर्सल 1 से लेके 20 तक है। तो अगर मुझे x बनाना है तो यानी कि मैं अंदर एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है ना। एक सर्कल बना लो यहां पे, इस प्रकार मैंने ये बॉक्स के अंदर एक सर्कल तैयार किया, और वो सर्कल का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, x रहेगा। और वो x है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये x के अंदर क्या आ जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आपको जिधर मन करे उधर लिख लो, लेकिन ये x के अंदर होना चाहिए। तो मैंने x क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, तो ये x का वैल्यू ये इतना हो गया। अब यूनिवर्सल कितना है, 1 से लेके 20 है, यानी कि ये पूरा बॉक्स जो है इसमें जो वैल्यू आएगा वो 1 से लेके 20 तक आएगा। ऑलरेडी मैंने x का जो वैल्यू है लिख दिया, लेकिन जो बच गया है वो आ जाएगा यूनिवर्सल के अंदर। तो क्या क्या बच जाएगा, यहां से 8 से शुरुआत हो रहा है, यानी 8 के पहले का जितने चीजें वो सब इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। यानी कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7 आ जाएगा। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इधर ही है, ठीक है ना। 14 तक इधर ही है, और 14 के आगे क्या होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जाना है ना यूनिवर्सल सेट के लिए। तो आपका जो बचा हुआ वैल्यू है वो भी लिख दो, 14 तक लिख दिया। अब 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, आपको जिधर मन करे उधर लिख दिया। तो ये आपका क्या बन गया, एक वेन डायग्राम बन गया, जिसमें आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 20 तक के नंबर पूरे हैं, और एक x है जिसमें आपके सिर्फ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम फॉर x। वैसे y के लिए बना सकता हूं मैं, सेम टू सेम y के लिए हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बना लेता हूं, आप लोग स्केल से बनाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग हाथ से बना देते हैं ताकि आपको समझा सको फटाफट, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग स्केल से, आप लोग स्केल से जरूर बनाना एग्जाम में भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे अंदर y के लिए, जिसका नाम रहेगा y, पूरे का नाम रहेगा u, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो y दिया हुआ है ना, हमने निकाल के रखा है। तो y है 2, 3, 5, 7, वो लिख लो यहाँ पे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 13, 17 और ये 19, ये लिख दिया y का वैल्यू। अब पूरा का पूरा u है ना, तो जो बच जाएगा y को छोड़ के जो भी बच गया u के अंदर वो सब आ जाएगा। यानी कि आपने 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो यह आ जाएगा 1, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, ठीक है ना, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, हो गया खत्म, है कि नहीं। सिंपल। देखो एक्चुअल में ये आपको मैं समझा रहा हूं, शायद इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप खुद से इसको सॉल्व करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं ना, तो डेफिनेटली चाहे कोई भी आ जाए, डेफिनेटली आप उसको, मतलब मेरे मुश्किल से आप देखोगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर आप उसको सॉल्व कर लोगे, और ये लगभग 2 से 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, और एकदम आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
ओके, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक पी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट का जो वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे, जो कि आपको दिया यूनिवर्सल सेट का दिया है 1 से लेकर 12 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपको यूनिवर्सल सेट ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में। अब साथ ही में एक और वैल्यू दिया है यहां पे, पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सेट दे दिया हम लोग को, पी का वैल्यू दे दिया, जो कि आपको दिया हुआ है 1 3 7 और 10, 1 3 7 और 10, ये आपको क्या दिया है, यूनिवर्सल, माफ करना, यूनिवर्सल सेट, और ये पी का वैल्यू दे दिया है। और आपको क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों कि आपको यहां पे क्या बताना है कि वेन डायग्राम के थ्रू आपको यू का वैल्यू, पी का वैल्यू, और साथ ही में पी डैश का वैल्यू, पी डैश इस पी कॉम्प्लीमेंट, आपको मैंने बताया था पी कॉम्प्लीमेंट, मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये तीनों का जो वैल्यू है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। और साथ ही में एक और क्वेश्चन ये पूछा है आपको, वेरीफाई करना है आपको कि पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू पी, ये दो चीज आपको वेरीफाई करके सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। करेंगे सॉल्व इसको, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, यहां पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम निकालना है, लेकिन वेन डायग्राम के लिए यू हमारे पास है, पी हमारे पास है, लेकिन पी डैश नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पी डैश निकालूंगा। तो पी डैश का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पी को छोड़ के, पी डैश है ना, पी डैश मतलब पी कॉम्प्लीमेंट, तो पी को छोड़ के जो भी वैल्यू यूनिवर्सल सेट में है वो आ जाएगा पी डैश में। तो 1 3 7 और 10 ये हटा दो, बाकी जितने चीजें यूनिवर्सल के अंदर वो सब लिख दो, पी डैश के अंदर आ जाएगा। यानी कि 1 हटा दो तो क्या बच गया, 2, ठीक है ना, फिर 3 नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो आ जाएगा 4 5, ठीक है, 6 आ जाएगा, 7 नहीं चाहिए तो 7 नहीं लिखूंगा, फिर 10 नहीं चाहिए, ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा 8 9 11 एंड 12। तो ये जितने चीजें हैं वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पी डैश का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, पी डैश का वैल्यू। ओके, ये चीज हो गया। एक मिनट माफ करना मुझे, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया कि ना, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 12 नहीं है, एक्चुअली मैं बात करूं यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए, यहाँ पे 1 2 3 7 8 9 10 है, ठीक है ना, 7 8 9 10, यानी ये 4 5 6 नहीं है, ठीक है ना, 4 5 6 नहीं है, ये इतना है, ठीक है। मतलब आपका जो यू का वैल्यू जो है वो है 1 2 3, फिर डायरेक्ट है 7 8 9 10 11 12, यानी कि मैंने बीच में 2 4 भी लिख दिया था, वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन आप समझ के ले लो, कोई बात नहीं। तो यू का वैल्यू जो है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। मुझे लगा 2 3 इसके आगे का 4 5 6 भी होगा, मैंने देखा नहीं ठीक से, तो 4 5 6 नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना, कंपैरेटिवली। ये आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है, 1 2 3 7 8 और आपका 9 10 11 12 इतना दिया है। तो P का वैल्यू ये है, तो P डैश क्या हो जाएगा, 1 को हटा दो, 3 को हटा दो, 7 को हटा दो और 10 को हटा दो, बाकी जो चीज है यूनिवर्सल के अंदर वो इधर आ जाएगा। तो 1 को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, उसके बाद 2 के बाद आ जाएगा सीधा सीधा 8, उसके बाद 9, उसके बाद 11 और 12, ये इतना वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, आपका P डैश का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, P डैश का वैल्यू हो गया। तो ये P है, ये P डैश है, ये U है। अब आप क्या कर सकते हो, वेन डायग्राम को बना सकते हो, तो जरूर से बनाएंगे हम लोग वेन डायग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे बड़े वाले को हम लोग U मान लेंगे, इसके अंदर एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, एंड वो सर्कल किसका रहेगा, सर्कल रहेगा P का। तो P का वैल्यू है 1 3 7 और 10, यानी कि मैं सर्कल बना रहा हूं P का, तो ये हो जाएगा 1 3 7 और 10, 7 और 10, यानी ये P के अंदर जो है सर्कल जो है, ये P के अंदर का जो वैल्यू है वो सिर्फ इतना है। पूरा का पूरा U कितना रहेगा, पूरा का पूरा U रहेगा 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ठीक है। लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है, वो बचा हुआ जो पार्ट रहे वो क्या रहेगा, P डैश रहेगा ऑब्वियसली। तो ये अगर P है आपका, ये अगर P है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो P डैश रहेगा ना। इसके अंदर का जो ये पार्ट बचा हुआ है ये क्या रहेगा, P डैश रहेगा। तो P डैश का वैल्यू कितना है, 2 8 9 11 12। अब ये पूरे को मिलाओगे तो हो गया ना U, देखो 1 है 2 है 3 है, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 जो कि U का वैल्यू है। तो आपका पूरा का पूरा U इसमें हो गया। तो दिस इज द वेन डायग्राम, ठीक है। ये हो गया वेन डायग्राम आपका, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, अच्छे से मैंने बताने की कोशिश कर दी। तो ये वेन डायग्राम मैंने बता दिया आपको, ओके। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसी भी अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसी के अंदर ना एक और क्वेश्चन आपको पूछा है, जो कि बोला है कि P डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू P प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले P डैश हमारे पास ये है, तो अगर मैं इसका P डैश का डैश निकालू, यानी P डैश ऑफ डैश मतलब P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं एक्चुअल में, ये भाषा में, ये जो सेट हमारा चैप्टर जो चल रहा है इसके भाषा में अगर मैं बात करूं, तो P डैश ऑफ डैश इज नथिंग बट P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो P कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, ये P कॉम्प्लीमेंट है,
ये p कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा, जो u में से बच गया वो लिख दो। तो p कॉम्प्लीमेंट में u में से सिर्फ जो इतने वैल्यू है उसको हटा दो, बाकी चीज वो लिख दो, यानी कि 2 नहीं चाहिए तो 1 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 8 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए तो यानी कि इसके बाद 3 और 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 और 7 आ जाएगा। फिर आपको क्या नहीं चाहिए, 9 11 12 नहीं चाहिए, यानी कि 9 11 और 12 नहीं चाहिए, तो क्या बच गया 10, तो आपका 10 इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी p डैश का डैश। अब आप देखोगे कि p डैश का डैश जो है ये आ रहा है 1 3 7 10, और जो p का वैल्यू है वो भी आ रहा है 1 3 7 10, यानी कि p डैश ऑफ डैश जो है, p डैश ऑफ डैश जो है ये किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है 1 3 7 10 ये क्या है, ये एग्जैक्टली p है ना, ये एग्जैक्टली क्या है, p के बराबर ही है। तो p डैश ऑफ डैश इज नथिंग बट p, ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो यही था हमारा 2 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, एक था आपका क्या, जिसमें आपको बताना था ये वेन डायग्राम जो मैंने बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन p डैश ऑफ p क्यू है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक्चुअली मैं ये आपको होमवर्क के तौर पर देने वाला हूं, लेकिन समझाऊंगा पहले कैसे करना है। माफ करना, थोड़ी सी कफ हो गई है मुझे, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज चल रही है। ओके, और इसको आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाना, क्योंकि बाद में भूल ना जाओ आप लोग, ठीक है ना, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन आपको पूछा इस प्रकार है कि एक ए है, एक ए का एक सेट यहां पे दिया हुआ है, जिसका जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो है दोस्तों 1 3 2 7। इसमें आपको ना अपने मन से कोई भी 3 सबसेट लिखना है, यानी कि ये ए का कोई भी 3 अपने मन से सबसेट लिखना है, एनी 3। आप अपने मन से एनी 3 कोई भी क्या लिखो, इसका सबसेट लिखो। एक मैं लिख के दिखाऊंगा, बाकी 2 आपके लिए होमवर्क दूंगा। अब कोई भी 3 लिखना है सबसेट, तो सबसेट मतलब कोई ऐसा वैल्यू जो इसके अंदर आए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं b, तो b इज इक्वल टू, मैं सेट बनाता हूं इसका, समझ लो b इज इक्वल टू 1 2। तो b जो है 1 2 है, तो b जो है वो क्या हो जाएगा, b इज द सबसेट ऑफ a हो जाएगा। क्यों b इज द सबसेट ऑफ a हो गया? क्योंकि b का जो वैल्यू है 1 2, वो 1 2 इसके अंदर आ रहा है ना, a के अंदर 1 भी है 2 भी है, देखो आ रहा है ना, तो b क्या हो गया, a का सबसेट हो गया। वैसे आप कोई c बना लो, कोई d बना लो, जो कि होना चाहिए इसके अंदर। तो सबसेट ऑफ a आपको बनाना है, मैंने एक बना के दिखा दिया, कोई भी 3 आपको बनाना है, और 2 बना लो, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना इसका जवाब, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका कमेंट करके जवाब जो है बता पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूं आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूं, बाकी के एग्जांपल्स आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है यार, मतलब कुछ इसमें है ही नहीं, मतलब पढ़ाने लायक कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारी ट्रिक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो एक 5वां क्वेश्चन ले लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन टुडे के लिए, आज के इस लेक्चर के लिए। तो पहला 5वें के अंदर आप देखोगे ना, इसके अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूं, दैट इज कुछ क्वेश्चन टाइप है, वो मैं आपको बताता हूं। तो P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। मैं पहले ये लिख लेता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पहले मुझे लिखने दो। तो P इज द सबसेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, फिर M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट, M इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश, एमपी लिख रहा हूं मैं उसके लिए, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर तीसरा जो है आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, आई जो है इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। इंदौर एक शहर है, आप जानते ही हो, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही आता है वो भी, ठीक है। ये हो गया आई का। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ यहां पे कि बी जो है, बी इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, ये पूरे इंडिया का बारे में बता रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपके बुक्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें H, तो H जो है इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। MH लिखता हूं महाराष्ट्र के लिए शॉर्टकट, ठीक है ना, पूरा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 5 क्वेश्चंस दिए हुए, 5 टाइप के सेट दिए हुए, समझ लो। अब आपको क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि इसके बीच में ना रिलेशन बताओ, इसके बीच में क्रिएट करो रिलेशन को। कैसे क्रिएट करोगे आप देखो, तो P जो है इज द सबसेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। अब P जो है वो जितने भी रेसिडेंट रहेंगे पुणे के अंदर सबसे बिलोंग करता है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये पुणे का रिलेशन और किसी शहर से है क्या यहां पे? अब पुणे का रिलेशन महाराष्ट्र से है, बिकॉज महाराष्ट्र में पुणे आता है, और पुणे का रिलेशन इंडिया से भी है, क्योंकि पूरे इंडिया में पुणे आता है,
पुणे तो इंडिया में, तो पुणे है ना देखा जाए तो, मतलब महाराष्ट्र भी इंडिया में ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी पहले वाले की, तो पुणे की। तो यहां पे इसका मैं जो रिलेशन बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, इसका नाम क्या है, पी है ना, सबका सेट का नाम दिया हुआ है PMIBH, ये पांचों का नाम है। तो पहले वाले का नाम पी है, यानी कि पी जो है मैं इसको कैसा बोल सकता हूं कि पी इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम क्या है, एच, तो पी इज द सबसेट ऑफ एच, ऐसा लिख सकता हूं मैं। यानी कि पुणे जो है वो एक सबसेट है किसका, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के लिए एच यूज किया है, देखो एच, कंफ्यूज मत होना कि एच मतलब क्या है, एच मतलब महाराष्ट्र है यहां पे, ठीक है। तो P इज द सबसेट ऑफ H बिकॉज P इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आता है ना पुणे। तो ये हो गया एक पहला आंसर। लेकिन एक और बोल सकता हूं कि पुणे इंडिया में भी आता है, तो इंडिया का नाम क्या है, इंडिया का नाम है B। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि P इज द सबसेट ऑफ B, ऐसा भी लिख सकता हूं, यानी कि P इज द सबसेट ऑफ H और P इज द सबसेट ऑफ B, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया पहला रिलेशन, समझ में आ गया, दो रिलेशन मैंने बता दिया। अब देखो नेक्स्ट है MP की बारी। MP क्या है, अगर मैं बात करूं MP, तो MP एक स्टेट है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, एक स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट जो मध्य प्रदेश है वो किस में आता है, इंडिया में आता है ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, इसका नाम क्या है, M, यानी कि M जो है वो सबसेट है किसका, इंडिया का। बस एक ही रिलेशन है कि मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का एक स्टेट है, तो M इज द सबसेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ये मैंने लिख दिया। तीसरा बात करूं, इंदौर के बारे में बात हो रही है, तो इंदौर क्या है, एक शहर का नाम है और वो इंदौर MP में आता है एक्चुअल में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, I फॉर इंदौर है, तो I इज द सबसेट ऑफ MP, MP का नाम क्या है, M, तो I इज द सबसेट ऑफ M भी लिख सकता हूं। और I जो है यानी कि इंदौर जो है वो इंडिया में भी आ जाता है, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि I इज द सबसेट ऑफ B। समझ में आ रहा है दो दो क्यों लिखा मैं, क्योंकि यहां पे आप देखोगे कि इंडिया जो है वो सबसेट है मध्य प्रदेश का भी, इंदौर जो है सबसेट है मध्य प्रदेश का भी, और इंदौर जो है सबसेट है इंडिया का भी। तो ये दोनों चीज हो गया। अब ये इंडिया का तो किसी से बनेगा नहीं, ठीक है ना, इंडिया का तो आएगा नहीं किसी से, ठीक है, रिलेशन मतलब डायरेक्ट सबसेट तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड का एक और सेट लिखा होता कि ऑल द रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया इज द सबसेट ऑफ दैट वर्ल्ड, लेकिन वो ऐसा दिया नहीं है तो वो नहीं आएगा। एच है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एच के लिए, तो एच इज द सबसेट ऑफ इंडिया, H इज द सबसेट ऑफ B, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब, एंड इसी के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इस सब में से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, सबसे यूनिवर्सल सेट जो बोलते हैं ना हम लोग, कि सबसे, इसमें जितने भी सेट यहां पे पूछे हुए हैं कि इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है। सबसे बड़ा चीज यहां पे आ रहा है पूरा का पूरा इंडिया, ठीक है ना। तो हर एक में आप देखोगे इंडिया जरूर आ रहा है, इंडिया 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 इंडिया, इंडिया के लिए B यूज किया है। तो यहां पे अगर आपको जो पूछा था कि इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन है वो बताओ, तो यूनिवर्सल सेट कौन है, वो है इंडिया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इंडिया, जिसका नाम है B। B इज द यूनिवर्सल सेट, इंडिया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो बस दोस्तों आज का लेक्चर फिर यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि आगे के दो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, यार थोड़ा बहुत आप लोग भी होमवर्क कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो बस आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो भी टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के हिसाब से वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा वो सब चीज हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।